मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी रेनूज़ रसोई मैजिक किचन में। आज मैं आपके लिए मूंग दाल की खस्ता कचौरी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 1 कटोरी मूंग दाल ली थी, जिसको रात में भिगो दिया था। आप 2-3 घंटे में भी भीग जाती, 2-3 घंटे भिगो दीजिए। और फिर इसको पल्स मोड पे चलाते हुए, मतलब चलाइए बंद कीजिए करते हुए दरदरी इसको पीस लीजिए। ये देखिए मेरी दाल पीस करके रेडी हो गई है, जो थोड़ी महीन हो गई है, थोड़ी और दरदरी होनी चाहिए थी। फिर इसके लिए आप एक प्लेट लें, उसमें 4-5 दाने काली मिर्च के लें और एक छोटी चम्मच जीरा लें, बड़ी चम्मच हो तो आधी चम्मच, और एक छोटी चम्मच सौंफ ले लें। सौंफ ना आप अचार वाली ही लीजिएगा, मतलब खाने वाली मत लीजिएगा। फिर इन सभी को ना मिक्सी में दरदरा दरदरा पीस लें। फिर इसको पीस करके देखिए ऐसे दरदरा दरदरा। फिर दरदरा पीसने के बाद अब आप एक कढ़ाई लीजिए, उसमें एक बड़ा चम्मच तेल का डालिए और तेल को ना गरम हो जाने दीजिए। जब तेल हमारा गरम हो जाए तो फिर जो हमने मसाला पीसा था ना, उस मसाले को इसमें आप डाल दीजिए। अब आप इसमें चुटकी भर हींग डाल दीजिए और आँच ना आप धीमी ही रखिएगा, वरना आपके सारे मसाले जल जाएंगे। और धीमी ही आँच पर अब आप इसमें आधी चम्मच करीब लाल मिर्च डाल दीजिए और थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और इसको भी ना हल्का सा भून लीजिए धीमी ही आँच पर। और फिर इसमें आप इसको भून जाने दीजिए। फिर इसमें आप 2 चम्मच ना बेसन डाल दीजिए। बेसन से ना इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और दाल का जो जितना मॉइस्चर होता है ना, ये सारा सोख कर लेता है। तो बेसन आप ज़रूर डालिएगा इसमें और इसको अब आप चलाते हुए 2-3 मिनट तक अच्छे से भुनें, जब तक ना बेसन की बहुत अच्छी सी महक ना आने लग जाए। अब ना इसमें आप मूंग दाल डाल दीजिए जो हमने पीस करके रखी थी वो, और इसको बराबर चलाते हुए भूनिए, जब तक भूनिए ना जब तक कि ये सारा दाल ना मॉइस्चर सोख ना कर ले और दाल बिल्कुल अलग ना हो जाए, कढ़ाई ना छोड़ दे। जब तक इसको आप 4-5 मिनट तक चलाते हुए बराबर धीमी आंच पर भूनिए। और फिर इसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए, आधी चम्मच काला नमक का ले लीजिए। नमक ना आप अपने टेस्ट के अनुसार देख लीजिएगा, जैसा आप खाते हो। और फिर इसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दीजिए और अब इस सब को मिला करके भी आप 1-2 मिनट अच्छे से मिक्स करिए, इसी में भून लीजिए थोड़ा सा। और ये मसाला ना आप बना करके एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 10-15 दिनों तक। फिर जब आपका मन करे आप इसको निकालें और पूड़ी पराठा जो भी बनाने का आपका मन करे आप बना के इसको खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ये बन करके, मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद है। मैं इसको अक्सर ही बनाती हूँ। अब ये मेरा मसाला बन करके तैयार हो गया है और इसको आप के निकाल करके एकदम साइड में अलग रख दीजिए। अब आप एक बोल लीजिए, उसमें 2 कटोरी करीब मैदा डाल दीजिए और फिर उसके बाद आधी चम्मच अजवाइन ले लीजिए और उसको ऐसे हाथों से रगड़ दीजिए। मसलने से ना ये इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कचौड़ियों में। फिर इसके बाद आप 1 चम्मच नमक का डाल दीजिए। नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा, देख लीजिएगा जैसा आप खाते हो। फिर उसके बाद आप 5-6 चम्मच इसमें ना तेल का डाल दीजिए। आप तेल, रिफाइंड या घी जो भी आप डालना चाहें वो डाल दीजिए। फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से ऐसा मिक्स कीजिए इनमें कि इनकी एक बाइंडिंग बनने लग जाए। जैसे देखिए ये बंध रहा है ना, टूट नहीं रहा है, ये ऐसे ऐसे बनने लग जाए, तब तक आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसमें आपको तेल और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका आप एक डो लगा लीजिए। डो ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके, नॉर्मल वाटर्स डाल करके डो लगा लीजिए। डो ना आप बहुत टाइट मत लगाइएगा, डो थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखिएगा। अब ना आप आटे को सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए साइड में अलग रख दीजिए। फिर जो हमने मटेरियल बनाया था ना, उसके ऐसे पेड़े बना लीजिए। ऐसे पेड़े बनाने से ना आटे में जब हम भरेंगे ना लोइयों में, तो बहुत ही आसानी से फिल हो जाएगा हमारी फिलिंग। और फिर उसके बाद जो हमने आटा लगाया था ना, अब वो हमारा आटा सेट हो गया है। अब इसकी लोई तोड़ लीजिए। अब लोई को ना दोनों हाथों की सहायता से आप एकदम गोल गोल घुमाकर चिकना कर लीजिए। फिर ऐसे दबाते हुए अंगूठा बीच में और किनारे किनारे उंगलियों से दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसको आप एक कटोरी का शेप दे दीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ना कि बीच में मोटा हो और किनारे से पतला हो। और फिर ऐसे ही घुमाते हुए कटोरी का शेप जब हो जाए, तब आप एक जो हमने फिलिंग बनाई थी वो एक गोला ले लीजिए और इसमें अच्छे से धीमे से अंगूठे से और उंगलियों की सहायता से गोल गोल घुमाते हुए हाथ को इसको अच्छे से सील कर दीजिए। और जो एक्स्ट्रा आटा है ना वो आप हटा दीजिए, या चाहे तो आप दबा दीजिए, लेकिन मैंने ये हटा दिया है। अब हथेली में बीच में रख के और उंगलियों की सहायता से इसको आप धीमे धीमे बड़ा कीजिए। धीरे धीरे दबाते हुए ना आप इनको एक कचौड़ी का शेप दे दीजिए ऐसे। और कचौड़ियों को ना आप मोटी ही रखिएगा, क्योंकि ये मोटी ही अच्छी लगती है, इनको पतला मत कीजिएगा।
और बस देखिए एक मेरी कचौड़ी बन कर के तैयार हो गई है। अब आप ऐसे ही दूसरी लोई लीजिए, उसको भी ऐसे ही गोल गोल घुमा के चिकना कर लीजिए और अंगूठी और उंगलियों की सहायता से इसको एक कटोरी का शेप दे दीजिए, लेकिन बीच में मोटा और किनारे पतला ही रखिएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो लीजिए और उसको इसमें फिल कर दीजिए और धीमे से ऐसे गोल गोल घुमाते हुए इसको भी आप सील कर दीजिए। एक्स्ट्रा आटा आप हटा दीजिए और फिर ऐसे दबाते हुए हल्के हाथों से इसको एक कचौड़ी का शेप दे दीजिए। ऐसे ही आप सारी कचौड़ियों को बना करके रेडी कर लीजिए। और फिर एक कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए और तेल ना गरम हो जाने दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा तेल आप ना बहुत गरम मत कीजिएगा, तेल हल्का गरम ही चाहिए हमें इसमें कचौड़ियों में। चाहे तो आप एक डो डाल के देख लीजिए कि आपका तेल कितना गरम है। फिर धीमी ही आंच पर आप एक एक करके कचौड़ियों को तेल में डाल दीजिए। कचौड़ियाँ ना आप तेल में उतनी ही डालिएगा जितनी ये ईज़िली आ सके, तेल में जितना आसानी से ये सिक सके उतनी ही डालिएगा। फिर इनको आप धीमी आंच पर 4-5 मिनट तक पड़ा रहने दीजिए, जब तक कि ये एक साइड से सिक ना जाए और तैर के ना ऊपर आ जाए, तब तक आप इनको सिकने ही दीजिए। और देखिए मेरी कचौड़ियाँ तैर के ऊपर आ गई हैं। अब आप इनको पलट दीजिए एक साइड से दूसरी तरफ और ऐसे ही अलटते पलटते इनको अब आप जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इनको आप सिकने दीजिए। धीमी आंच पे सेकने से ये होगा कि ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेंगी, वरना तेज़ आंच पे तो ये सिक तो जाएंगी लेकिन एक जल्दी पक जाएंगी ऊपर से और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और देखिए मेरी ये कचौड़ियाँ ना गोल्डन ब्राउन होने लगी हैं। कचौड़ियों को बनाना ना कोई ऐसा कठिन काम नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। बस 2-4 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, जैसे कि जब आप डो लगाइए तो वो बहुत टाइट ना हो, डो सॉफ्ट ही लगाइएगा। और जब आप इनको तलें सेकें तो फिर इनकी फ्लेम ना लो ही होनी चाहिए, लो फ्लेम पे ही इनको सेकना है आपको। और देखिए मेरी कचौड़ियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अब आप इनको निकाल कर सर्व कीजिए और खाइए और मुझे बताइए आपको ये कैसी लगी। अगर ये आपकी बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।